The next topic we will discuss from the chapter French Revolution, that is the outbreak of revolution. Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learnt in the previous section. लुई 16 ने कैसे टैक्स लगाए थे फर्स्ट सेकंड और थर्ड एस्टेट, कैसे थर्ड एस्टेट को सिर्फ टैक्स देने का अधिकार था, कैसे उसने टैक्स का जो मेजरमेंट है किया था वो हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ लिया है. हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस. आप कैसे हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस. अब आप कैसे सोच सकते हो कि उसने ये सब कैसे किया होगा. In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. In France जो पहले वाले रिजाइम थे, पहले वाला जो रिजाइम था, पहले वाले जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, उसमें जो मोनार्च थे वो उनके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो टैक्स इम्पोज कर सकें अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन. मतलब लुई 16 जो था वो नए टैक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना चाहता था और मोनार्च जो थे वो कहते थे कि जो सारा टैक्स है वो थर्ड एस्टेट वाले ही देंगे. लेकिन जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, जो मिडिल क्लास की जो ग्रोथ हो रही थी, उनको नया रिजाइम चाहिए था. इसके लिए लुई 16 ने क्या किया कि उसने एक मीटिंग बुलाई एस्टेट जनरल. ही हैड टू कॉल ए मीटिंग ऑफ द एस्टेट्स. जितने भी एस्टेट्स जनरल की एक मीटिंग बुलाई विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस. फिर वो एक प्रपोजल रखेंगे ताकि एक नया टैक्स जो है, एक नए टैक्स के जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएं. जो फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट थे वो तीनों अपने अपने प्रतिबंधी भेजते हैं और वो डिस्कशन करते हैं कि अब कैसे नया टैक्स जो है रूल बनाया जाए. द एस्टेट जनरल क्या है, एक पॉलिटिकल बॉडी है. एस्टेट जनरल क्या है, एक पॉलिटिकल बॉडी है तीनों एस्टेट्स की, जो उनके वो जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो है सेंड करते हैं ताकि वो उनकी बात को रख सके. ठीक है. एस्टेट जनरल क्या है, एक पॉलिटिकल बॉडी है. वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स तीनों एस्टेट्स जो होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड एस्टेट, ये तीनों तीनों एस्टेट जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं ताकि वो इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. लेकिन जो मोनार्च है वही डिसाइड करेंगे ये मीटिंग जो है कब होगी और कब इस मीटिंग को बुलाना है. द लास्ट टाइम इट वॉज डन इन 1614. ये जो लास्ट मीटिंग हुई थी ये 1614 में हुई थी. ऑन 5 मई 1789 Louis XVI called together an assembly of the Estates General to pass proposal of new taxes. On 5 मई 1789 को लुई 16 ने सभी एस्टेट जनरल के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया असेंबली में ताकि नया प्रपोजल रखा जाए न्यू टैक्सेस का. A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates. एक हॉल जो था वर्साइल में वो प्रिपेयर किया गया ताकि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जितने भी डेलीगेट्स हैं वो आए और उस मीटिंग में हिस्सा लें. द फर्स्ट एंड द सेकंड एस्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच. जो फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट है उन्होंने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे. हु वर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर. जो इस तरह से बैठे थे कि वो एक दूसरे को फेस कर रहे थे. वाइल 600 मेंबर्स जो थर्ड एस्टेट के थे वो उनके पीछे खड़े थे. Third estate was represented by its more prosperous and educated members. जो थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, एजुकेटेड मेंबर्स थे. Peasants, artisans, women were denied entry to the assembly. जो peasants थे, artisans थे, women थे, उनको एंट्री नहीं थी असेंबली में आने की. However, their grievance and demands were listed in some 40,000 letters in which the representatives had brought with them. लेकिन जो वुमेन्स थी, पीजेंट्स थी, आर्टिशंस थे जिनको असेंबली में आने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन इनके बावजूद उन्होंने अपनी लेटर्स में अपनी डिमांड्स लिख कर उन रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज दी थी. ये तकरीबन 40,000 लेटर्स थे. Voting in the Estates General in the past had been conducted according to the principle that each estate had one vote.
वोटिंग जो होती थी एस्टेट जनरल में इन द पास्ट जो कंडक्ट की जाती थी वो इस प्रिंसिपल के बेसिस पर कंडक्ट की जाती थी कि हर एस्टेट को एक वोट डालने का अधिकार है। दिस टाइम टू लुईस 16 हैज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। इस समय भी लुईस 16 ने सेम कंटिन्यू यही प्रोसेस जो है फॉलो किया। बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज ए होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। लेकिन जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स थे वो चाहते थे कि पूरी असेंबली के साथ वोट कंडक्ट किया जाए और हर मेंबर को एक वोट डालने का अधिकार हो। उनका ये मानना था कि ये हमारा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, ये अधिकार है पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर लाइक रोसू इन दिस बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो कह रहे थे कि थर्ड एस्टेट ये कह रहे थे कि ये हमारा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, ये एक फिलोसोफर है रोसू ने उनकी बुक में पढ़ के वो ये बोल रहे हैं कि ये एक हमारा डेमोक्रेटिक अधिकार है। ये कौन सी बुक थी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। When the king rejected this proposal, जब किंग ने थर्ड एस्टेट के इन प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया तो जो थर्ड एस्टेट के मेंबर थे वो असेंबली से बाहर आ गए और वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। The representative of the third estate viewed themselves as a spokesman for the whole French nation। जो थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो अपने आप को इस तरह से देख रहे थे कि वो पूरे होल फ्रेंच नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। On 20 June they assembled in the hall of indoor tennis court in the ground of Versailles। 20 जून को सारे जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स थे वो एक हॉल में असेंबल्ड हो गए, इकट्ठा हो गए इंडोर टेनिस कोर्ट में जो कि वर्साइल्स का एक ग्राउंड है। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स अ नेशनल असेंबली। उन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने स्वोर किया, कसम खाई, नॉट टू डिस्पर्स टिल दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। वो तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनकर तैयार नहीं हो जाता फ्रांस में, जिसमें मोनार्च की जो पावर्स हैं वो लिमिट में हो। वो चाहते थे कि जितने भी राजा हैं, जितने भी रिच लोग हैं, उनकी पावर्स जो है वो लिमिट में होनी चाहिए। दे वर लेड बाय मिराबू एंड एबी साइरस। इस थर्ड एस्टेट के जो लोग थे इनको कौन आगे लीड कर रहा था? मिराबू एंड एबी साइरस। Mirabeau was born in a noble family but was convinced of the need to do away with the society of feudal privileges। मीराबू जो था वो एक नोबल फैमिली में बोर्न हुआ है बट उसको कन्विंस किया गया कि उसकी जो ज़रूरत है वो क्या है कि वो सोसाइटी से दूर रहे, मतलब ऐसी फैमिली से दूर रहे और जो प्रिविलेजेस हैं वो फैमिली से नहीं मिलनी चाहिए, बेस्ड ऑन द मेरिट मिलनी चाहिए। ही ब्रॉट आउट ए जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस। वो क्राउड में जो लोग थे उनके साथ खड़ा होकर बहुत पावरफुल स्पीचेस जो है उसने डिलीवर की वर्साइल्स में। एबेसाइस ओरिजिनली एक प्राइस्ट था, रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट। उसने एक इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट लिखा, व्हाट इज द थर्ड एस्टेट, कि थर्ड एस्टेट क्या होता है। जहाँ पे नेशनल असेंबली बिजी थी वर्साइल्स में ताकि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट बनाया जाए, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वो जहाँ पे नेशनल असेंबली में इकट्ठा होकर अपनी आवाज़ उठा रहे थे कि नया एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, तो दूसरी तरफ जो रेस्ट ऑफ द फ्रांस था वो बहुत ही मुसीबत में गिरा हुआ था। एक सब विंटर हैड मीट ए बैड हार्वेस्ट। तो एक विंटर में क्या हुआ कि बैड हार्वेस्ट हुई, जो फसल थी वो ख़राब हो गई और प्राइस जो ब्रेड के थे वो एकदम से बढ़ गए और जो बेकर्स थे वो इसका फ़ायदा उठाने लग गए इस सिचुएशन का। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यू एट द बेकरी, क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन। इतना लंबा समय एक लाइन में वेट करना बेकरी के बाहर, तो जो एंग्री वुमेन थी क्राउड में वो गुस्से में आ गई और उन्होंने शॉप्स को तोड़ना शुरू कर दिया। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इन पेरिस। एट द सेम टाइम जो किंग था उसने ट्रूप्स को ऑर्डर किया कि आप पेरिस में मूव कर जाइए। ऑन 14 जुलाई द एग्रीगेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टाइल। तो जो गुस्से में क्राउड था उन्होंने क्या किया कि पूरे बेस्टाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया। इन द कंट्री साइड र्यूमर्स थे
spread from village to village that the lords of the manor had hired bands of brigands who were on the verge to destroy the ripe crops. एक रूमर्स थे विलेज में, विलेज टू विलेज रूमर्स फैल रहे थे कि जो लॉर्ड्स हैं, जो ठेकेदार हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो गुस्से में आकर उनकी सारी फसल जो है खराब कर रहे हैं. कोर्ट इन ए फैंसी अफेयर, इस डर से जो पेजेंट्स थे उन्होंने देयर सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज्ड होज एंड पिचफोर्क्स attacked Chartix. They looted, hoarded again and burned down documents containing the records of manorial dues. तो जो गुस्से में आके इस डर की वजह से जो पीजेंट्स थे उन्होंने क्या किया कि जो उनके फ्रांस के पॉलिटिकल लोग थे, उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, उनके होर्डिड्स थे, उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट्स को बर्न कर दिया. उनके जो रिकॉर्ड्स थे मैनोरियल ड्यूज उनको भी बर्न कर दिया. उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग थे. A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries. जो बहुत सारे नोबल्स लोग थे, नोबल्स फैमिली के लोग थे, वो अपने घर को उन्होंने छोड़ दिया और वो माइग्रेट हो गए नेबरिंग कंट्रीज में, दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट हो गए. Faced with the power of revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his power from now be checked by the Constitution. अब इन सब चीज़ों को देख के कि उसको पता चल रहा था कि जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं, अब बहुत गुस्से में है. लगातार वो उनकी आवाज़ बहुत तेज़ हो रही है, क्राउड जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया है और उसको काफ़ी नुकसान भी हो रहा था. जो नोबल फैमिलीज़ के लोग थे, मोनार्च थे, उनको नुकसान पहुँचा रहे थे. अब जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उन्होंने कई जगह पे तो कब्जा ही कर लिया था. इन सब चीज़ों को देख के और डर से जो लुई 16 था उसने फाइनली ये डिसाइड किया कि नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए और उन्होंने एक्सेप्ट किया उस प्रिंसिपल को कि जो मोनार्च है और जो बाकी की फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग हैं उनकी पावर्स जो है लिमिट में होंगी. और जो किंग था खुद लुई 16, उसने कहा कि उसकी पावर्स भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चेक की जाएंगी. ऑन द नाइट 4 अगस्त 1789 असेंबली पास्ड ए डिक्री एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम. फिर 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने पास किया वो नया कॉन्स्टिट्यूशन और जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था उसको एबॉलिश कर दिया. मेंबर्स ऑफ क्लर्जी टू फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेज. जो क्लर्जी थे उनको भी ये फोर्स किया गया कि अपनी जो प्रिविलेजेस हैं उनको गिव अप कर दें. टीथिस वर एबॉलिश्ड. जो टीथिस जो चर्च वाले जो तो टैक्स लेते थे एंड लैंड्स जो ओन बाय द चर्च थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया. एज ए रिजल्ट गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट. जो गवर्नमेंट की जो एसेट क्वालिटी थी, जो उनके पास पैसा था, जो उनकी वर्थ थी, वो एटलीस्ट 2 बिलियन लिवर्स रह गई. ये इनकी करेंसी थी 2 बिलियन लिवर्स. अब फ्रांस जो था वो बन गया था एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च. France becomes a constitutional monarch. The National Assembly completed a draft of the Constitution. जो National Assembly में जो नया Constitution बनाया जा रहा था उसको complete किया गया 1791 में. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो मोनार्च हैं उनकी पावर्स क्या होनी चाहिए, लिमिट में होनी चाहिए. These powers of instead being concentrated in the hands of one person, कि ये जो पावर है ये एक पर्सन के हैंड में होने की बजाय इसको सेपरेट किया जाए और इसको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस में असाइन किया जाए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल. इस कदम ने फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बना दिया. इसको अब हम एक्सप्लेन करेंगे न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क अब कैसे करते हैं इस फिगर 7 से. अब इसमें क्या था कि एक जुडिशरी थी जिसमें एक जज होता था. एग्जीक्यूटिव में क्या होता था, एक किंग होता था, ठीक है, किंग, और इसको कंट्रोल करती थी नेशनल असेंबली. और किंग जो था वो नेशनल असेंबली को देखता था कि कैसे काम हो रहा है. लेजिस्लेचर में क्या आता है, नेशनल असेंबली आती है जिसमें 745 मेंबर्स थे. और नेशनल असेंबली में जो मेंबर्स हैं इनको सिलेक्ट कौन करता है, इलेक्टर्स, जो कि वोट डालते, जो 50,000 में थे. नेशनल असेंबली को कंट्रोल करता है मिनिस्टर्स. नेशनल असेंबली जो है वो कंट्रोल करती है मिनिस्टर्स को. और जो वोट डालते हैं दैट इज एक्टिव सिटीजन्स, और पैसिव सिटीजन्स वो होते हैं जो जिन्हें वोटिंग डालने का अधिकार नहीं होता, जिनमें वुमेन, चिल्ड्रन और यूथ होते हैं जिनकी एज जो होती है 25 से कम होती है. The Constitution 1791 vested the power to make laws in the nation which was indirectly elected. The Constitution of 1791 में क्या हुआ कि उन्होंने जो पावर्स थी,
जो कानून बनाए गए नेशनल असेंबली में विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, दैट इज सिटीजन वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न टू चूज द असेंबली। अब अभी हमने पढ़ा कि असेंबली को कैसे चूज किया जाता था, ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स जो 50,000 मैन है वो सिलेक्ट करते थे। नॉट ऑल सिटीजन, सारे सिटीजन सिलेक्ट नहीं करते थे, हाउएवर पर उन्हें वोट डालने का जो था अधिकार होता था। ओनली मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, जो 25 से अबव एज थे वही टैक्स इक्वली पे करते थे टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर्स वेज, वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन। जो टैक्स पे करते थे और 3 days ऑफ उनकी जो वेजेस होती थी उस बेसिस पे उनको ही एक्टिव सिटीजन्स कहा जाता था। जो रिमेनिंग वाले होते थे मैन एंड ऑल वुमेन, उनको पैसिव सिटीजन्स कहा जाता था। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एज एन मेंबर ऑफ द असेंबली, अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स। अगर आपको एक इलेक्टर बनना है, एक क्वालिफाई करना है एज एन इलेक्टर, या अगर आपको मेंबर ऑफ असेंबली का मेंबर बनना है, क्वालिफाई करना है उसके लिए, तो आपको उस कैटेगरी में बिलोंग होना पड़ेगा जिसमें हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ अ मैन एंड सिटीजन। जो कॉन्स्टिट्यूशन शुरू कैसे हुआ, कैसे जो मैन और सिटीजन के अधिकार से उससे शुरू हुआ। राइट्स का होता क्या है, राइट्स का मतलब क्या होता है कि राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, ओपिनियन रखने का अधिकार, इक्वालिटी बिफोर लॉ, वर एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, दैट इज दे बिलोंग टू, ये जो राइट्स है हर ह्यूमन बीइंग के बिलोंग होने चाहिए, उनके जन्म के अधिकार से ही उनको ये राइट्स मिलने चाहिए, कुड नॉट बी टेकन अवे, उनसे ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता। इट वॉज द ड्यूटी टू स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन इक्वल राइट्स। ये हमारी ड्यूटी होती है कि हमें सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये हमारी ड्यूटी है।